नमस्कार साथियों, आशा की विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे ऋषि खेती, ऋषि गृह वाटिका में पोषण व्यवस्था की कि किस तरीके से पोषण व्यवस्था ऋषि खेती में होती है। तो साथियों, आप सभी यह तो जानते ही हैं कि इस खेती में जंगल का अनुसरण किया जाता है। जैसे कि जंगल में कोई खाद नहीं देता तो हमें खाद नहीं देनी चाहिए। जंगल में कोई निराई जुताई गुड़ाई खुदाई ये नहीं करता है तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। जंगल में किसी केमिकल का प्रयोग नहीं होता है तो हमें भी नहीं करना चाहिए। जंगल में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ एक साथ बड़ी होती हैं, फलती फूलती हैं, तो इसी तरह से हमें भी अपने खेतों में मिश्रित फसलें लगानी चाहिए, एकल फसलों से बचना चाहिए। साथियों, ये ऋषि के खेती हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि किया करते थे, इसीलिए इसे ऋषि खेती कहा गया है। इस खेती का सरलीकरण जापान के मासानोबु फुकुओका जी ने किया था। वे एक कीट विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपना सरकारी पद छोड़कर प्राकृतिक खेती के प्रयोग करने शुरू किए। उन्होंने जीवन पर्यंत यह खेती की और इसलिए इस खेती को फुकुओका फार्मिंग भी कहा जाता है। जब वे 30 वर्ष इस खेती को कर चुके थे तो उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें से एक पुस्तक जिसका नाम है एक तिनके से आई क्रांति काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। तो आप भी उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। यह पुस्तक पढ़ने में बहुत ही रोचक है, साथ ही ये हमें हमारी संस्कृति उसकी तरफ भी ये ले जाती है। तो साथियों, अब बात करते हैं पोषण की। तो इसमें पोषण के 3 मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि मल्चिंग, जुताई न करना, पशुपालन। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले लेते हैं मल्चिंग को। मल्चिंग का मतलब होता है आच्छादन, यानी कि ज़मीन को ढक देना, कवर कर देना। आच्छादन का मतलब जगन्नाथ भगवान भी होता है, जगत गुरु भी होता है। ऋषि खेती में मल्चिंग जगन्नाथ भगवान की तरह ही भूमिका निभाती है। जैसे जगन्नाथ भगवान किसी जीव को भूखा नहीं रहने देते, क्या राजा क्या रंक सभी का भरण पोषण करते हैं, ठीक ऐसे ही मल्चिंग हमारे पेड़ पौधों को भोजन व सुरक्षा प्रदान करती है। साथियों, यह तो आप जानते ही हैं कि कोई भी पौधा सीधे भोजन ग्रहण नहीं करता है, पौधे को सूक्ष्म जीव भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो साथियों, मिट्टी ढकी रहने से सूक्ष्म जीवों को सुरक्षा मिलती है। यही सूक्ष्म जीव मल्चिंग को विघटित कर पौधे को हरा भरा रखते हैं। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है। जितनी ज़रूरत हमें अपना शरीर ढकने की होती है, उतना ही ज़रूरी भूमि को ढककर रखना होता है। हम धरती को माता कहते हैं, तो क्या माता को निर्वस्त्र रखते हैं? तो साथियों, ज़मीन को ढक कर रखना चाहिए। दूसरी बात, तरह तरह की खाद बनाने में हमारा वक्त और मेहनत बर्बाद होती है। तरह तरह की खाद खरीदने में पैसे कितने बर्बाद होते हैं, यह तो पूछो ही मत। इस बात की गहराई को नौसिखिए बेहतर समझ सकते हैं। तो साथियों, सूक्ष्म जीवाणुओं केंचुओं ने खाद का काम भी मुफ्त में कर दिया। अब जुताई की बात करते हैं। साथियों, जुताई करने से धरती को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। जुताई करने से धरती की आधी ताकत नष्ट हो जाती है। जुताई करना ऐसा ही है जैसे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। पहले धरती की ताकत को ख़त्म करो, फिर उसकी ताकत बढ़ाने के लिए खाद डालो। तो साथियों, यह तो डबल नुकसान हो गया। जुताई करने से धरती की प्राकृतिक संरचना खराब हो जाती है। असंख्य सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। बहुत सारे केंचुए कट जाते हैं, मर जाते हैं। प्रकृति में जितना जीवन हम बाहर से देखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मिट्टी के अंदर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि खेती में पशुओं का मल मूत्र भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। जो पशु जिस खेत का चारा खा रहा है, उसी खेत में पशुओं का मल मूत्र गिरना चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह से उठाया हुआ मल मूत्र या बायोमास
वहाँ का शोषण होता है। तो साथियों, खाद के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस खेती में लागत कम है, मेहनत कम है। एक यही खेती ऐसी है जिससे किसान बचेगा, सेहत बचेगी, पर्यावरण बचेगा, देश बचेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यह खेती इतनी फायदेमंद है तो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ। तो साथियों, इसके दो मुख्य बिंदुओं को मैं कारण मानती हूँ। एक तो हम किसी सरल चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। शुरुआत में मैंने भी इस खेती पर विश्वास नहीं किया था। जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है उस पर हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। यह साथियों एक विडंबना है। सड़क के किनारे आपने अनेक प्रकार की वनस्पति उगती देखी होगी। वहाँ कौन बीज बोता है, वहाँ कौन निराई गुड़ाई करता है, कौन पानी पिलाता है, कौन खाद देता है। प्रकृति हमसे कई गुना बुद्धिमान है। आप उसे करीब से देखिए, रोज देखिए, धीरे धीरे सारे रहस्य खुलने लग जाएंगे। दूसरी बात, प्रचार प्रसार उन चीज़ों का अधिक होता है जहाँ लाभ होता है। इस खेती में लाभ किसान को होता है, किसी बीज कंपनी या खाद कंपनी को नहीं होता है। किसी सरकारी तंत्र को इस खेती से लाभ नहीं होता है। तो साथियों, इस खेती का प्रचार प्रसार मानवीयता पर निर्भर है। तो देखते हैं यह वीडियो कितनी शेयर होती है। अब बात करते हैं ऋषि वाटिका की। अगर हम गमलों की बात करें तो मेरा अनुभव यह रहा है कि गमलों में समय समय पर उर्वरक देनी पड़ती है, क्योंकि गमलों में मल्च जल्दी से विघटित नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जब गमलों में मेथी, पालक, धनिया जैसी फसलें लगी रहती हैं तो किचन वेस्ट को हम मल्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फसलें खुद धरती को कवर करके रखती हैं। तब किचन वेस्ट एक समस्या बन जाती है। ऐसी स्थिति में मैं किचन वेस्ट का तरल खाद बनाती हूँ, गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया के माध्यम से। इस तरल खाद के अद्भुत परिणाम मुझे देखने को मिले हैं। अगर आप गमलों में साग सब्जियां उगाते हैं तो इस बैक्टीरिया कल्चर को अवश्य लें। आपकी पोषण से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया कल्चर वंशी गिर गौशाला के संस्थापक गोपाल सुथारिया जी के द्वारा निःशुल्क किसानों को दिया जा रहा है। आप किसानों से संपर्क करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। कुछ फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप संपर्क करके इस बैक्टीरिया को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप ऋषि गृह वाटिका शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी ज़रूरी पॉइंट ऋषि खेती के क्लियर हो चुके हैं। जैसे सीड बॉल बनाना, ऋषि खेती के सिद्धांत, कैसे शुरुआत करें गृह वाटिका की। स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं कार्ड, उन पर आपको ये सभी जो ज़रूरी लिंक हैं ये देखने अनिवार्य हैं, वरना आप अच्छे से इस खेती को नहीं समझ पाएंगे। तो जिन साथियों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो वो इन वीडियो को ज़रूर देख लें और आप छोटे एरिया से शुरुआत करें, क्योंकि मेरा अनुभव तो यही कहता है। तो छोटे एरिया से शुरुआत करने से फिर आप बड़े एरिया में शुरुआत कर सकते हैं और काफ़ी अनुभव आपको छोटे एरिया से आ जाएंगे, ताकि आप ज़्यादा बड़ी कोई गलती बड़े एरिया में ना करें और नुकसान में ना जाएं। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।